हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट की। रूरल डेवलपमेंट आपके इंडियन इकोनॉमी का एक चैप्टर है जिसमें बताया गया है कि रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, रूरल क्रेडिट क्या है, रूरल क्रेडिट के सोर्सेज कौन कौन से हैं और क्या होती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इन सब के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रूरल डेवलपमेंट होता क्या है। देखिए बेटा, रूरल डेवलपमेंट आपका एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कोशिश करते हैं कि जो रूरल एरिया है में रहने वाले लोग हैं उनका क्या किया जा सके, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाया जा सके, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी दी जाए उन्हें और उनका ऑल अराउंड वेलफेयर किया जा सके। तो यानी कह सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू we promote the economic prosperity, improving the quality of life and enhancing the ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज। तो हम कोशिश करते हैं कि रूरल डेवलपमेंट के अंडर हम रूरल एरिया में रहने वाले लोगों के क्या कर सकें, डेवलपमेंट कर सकें, ताकि वो भी अपनी जो लाइफ है वो अच्छे से जी सकें। अब जो रूरल डेवलपमेंट है उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो बता रही है कि कौन कौन से ऐसे की इश्यूज है जिनके ऊपर हमें वर्क करना चाहिए। तो फर्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। देखिए, हम जानते हैं कि जो ह्यूमन है वो हमारी एक कैपिटल है। हम ह्यूमन के थ्रू ही, जैसे बाकी एसेट्स होती हैं हमारी, ह्यूमन भी हमारी एक एसेट की तरह है और जितना हम उसका डेवलपमेंट करेंगे उतना ही नेशन का डेवलपमेंट भी होगा। तो रूरल एरिया में कोशिश की जा रही है कि हम क्या करें, जो वहाँ पे लिटरेसी है उसको बढ़ाया जाए, एजुकेशन को बढ़ाया जाए, हेल्थ केयर को बढ़ाया जा सके और साथ साथ क्या किया जाए, जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है वो उन्हें अवेलेबल करवाए ताकि वो उनके अंदर स्किल इंप्रूव हो और वो अपना काम अच्छे से कर सकें, सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड ना रहें। फिर है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया, जो आपका रूरल एरिया, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं होता है। तो कोशिश करें, गवर्नमेंट कह रही है कि हम ट्राई करें कि क्या कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो कि इसका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का, ताकि वो अर्बन एरिया से जुड़ सकें, इलेक्ट्रिसिटी का ताकि प्रोडक्ट टाइम पर बन सकें, रोड्स एंड रेल लिंक होना चाहिए रूरल एरियाज़ का किसके साथ, अर्बन एरिया के साथ, ताकि वो भी बाहर की दुनिया से कनेक्ट हो सकें। फिर है पॉवर्टी एलिविएशन। पॉवर्टी एलिविएशन का मतलब क्या है कि गरीबी को दूर करना। देखिए, हम जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे स्टेप्स उठा रही है, जैसे नाबार्ड है आपका बैंक, आपकी मनरेगा योजना है, स्वर्ण ज्योति ग्राम स्वरोजगार योजना है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि हम जो पॉवर्टी एलिवेशन है उसको कम कर सकें। पर इसके साथ साथ भी हमें क्या करना है, हाई प्रायोरिटी टू पॉवर्टी एलिवेशन शुड बी गिवन। कोशिश करनी चाहिए कि गरीबी को हटाने की ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए स्टेप उठाए जा सकें। फिर आपका लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म में क्या होता है बेटा, देखिए हम जानते हैं पुराने टाइम पे तो जो आपके रूरल एरियाज में रहने वाले लोग थे वो साहूकार से, आपके मुनीम से और ये जो आपके जमींदार होते थे इनसे लोन लेते थे, वो भी बहुत हाई रेट इंटरेस्ट पे, और वो क्या करते थे, कर्जे में धीरे धीरे डूबते जाते थे। तो लैंड रिफॉर्म के थ्रू बताया गया कि जमींदार सिस्टम को कम किया जाए, ख़त्म किया जाए और जो आपके इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है उन्हें अवेलेबल करवाया जा सके, ताकि उनको लोन लेने के लिए किसी जमींदार के पास जाना ना पड़े। और जो उनकी लैंड होल्डिंग है, देखो जो फार्मर्स हैं इंडिया में, वहाँ पे लैंड तो है पर लेकिन हर फार्मर के पास स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड है, छोटे छोटे लैंड है, इस करके वो तरक्की नहीं कर पा रहा है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो लैंड उनके पास अवेलेबल है उनमें वो काम कर सकें और प्रोडक्शन रिलेटेड बिटवीन ऑनर्स एंड प्लॉफर्स ऑफ द सॉइल बता रहा है कि क्या करना चाहिए कि जो लैंड है उनमें आप उन्हें बताएं कि हाँ सॉइल ख़राब ना हो, या फिर उनको तरीके बताएं जिस तरह से वो अपने लैंड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर है आपका डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो रूरल एरिया में लोग हैं वो सिर्फ किस पे डिपेंड ना रहें, सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड ना रहें, उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि जो बर्डन है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर से, वो कम हो सके और लोग एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोच सके अदर देन फार्मिंग, यानी सिर्फ फार्मिंग पे डिपेंड ना रहें। अब बात कर लेते हैं रूरल क्रेडिट की। रूरल क्रेडिट क्या होता है, जो एडवांस हम किसको देखते हैं, रूरल एरिया में देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रूरल क्रेडिट कहते हैं। जो आपके रूरल क्रेडिट है वो 3 टाइप्स के होता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट की नीड जो फार्मर्स को होती है वो इसलिए होती है ताकि वो क्या परचेज कर सकें, सीड्स परचेज कर सकें, फर्टिलाइजर्स परचेज कर सकें, पेस्टिसाइड्स परचेज कर सकें। और ये जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट होते हैं वो उनका जो टाइम पीरियड होता है वो मैक्सिमम 15 मंथ होता है, और जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, उनकी फसल कट जाती है, तो वो अपना ये लोन पे कर देते हैं। फिर आता है मीडियम टर्म लोन। जो मीडियम टर्म लोन है वो अप टू 5 ईयर्स तक के लिए होता है। ये ऑब्टेन किया जाता है ताकि जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, स्मॉल मशीन्स है, जैसे आपकी
सीड ड्रिलर्स हो गया, इलेक्ट्रिक पंप हो गया, इन सबको परचेज करने के लिए ये लोन लिया जाता है। फिर आता है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन किसान तब लेते हैं जब उन्हें या तो एडिशनल लैंड परचेज करना हो या फिर कोई हैवी एसेट लेनी हो, लाइक ट्रैक्टर्स हो गए आपके, कोई ओल्ड डेट तो उसे चुकाना हो तब। अब बात कर लेते हैं कि मेजर डिफेक्ट कौन कौन से एग्रीकल्चर क्रेडिट के। देखिए हम जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो पूरा बेस्ट ट्राई करती है, आरआरबी हो गया, आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, कि वो लोन अवेलेबल करवा सकें किसको, किसानों को। बट उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे डिफेक्ट हैं जिसकी वजह से क्या होता है, किसानों को प्रॉपर लोन नहीं मिल पाता। फर्स्ट है आपका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि अकॉर्डिंग टू फार्मर्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो जिनको लोन उनको मिलता है जिन पर, वो काफ़ी हाई होता है और वो उसको चुकाने में इतने कैपेबल नहीं होते। नेक्स्ट है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखिए हम जानते हैं कि बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस है, लाइक आरआरबी हो गया, आपका डेवलपमेंट बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, इनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है कि कौन किस फार्मर को लोन देगा, कितना लोन देगा। तो इस वजह से सफ़र किसको करना पड़ता है, किसानों को सफ़र करना पड़ता है। फिर आता है आपका इनएडिक्वेट फाइनेंस। देखिए जब इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास खुद ही नहीं होगा लोन, तो वो आगे पैसा तो वो आगे लोन कहाँ से देंगे। तो वो क्या करते हैं कि अगर मान के चलो कि अगर 1 लाख का लोन चाहिए तो सिर्फ कितना अवेलेबल हो पाता है उनके पास, 50,000 ही हो पाता है। तो फार्मर्स की पूरी नीड सेटिस्फाई नहीं हो पाती। फिर है इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ कमर्शियल बैंक। इनडिफरेंट एटीट्यूड, देखिए जो कमर्शियल बैंक होता है उनका मोस्टली पैसा डूब जाता है कब, जब वो किसानों को लोन देते हैं। उनको रिस्क रहता है कि अगर मान के चलो हम लोन दे रहे हैं और किसान अवेलेबल इतने कैपेबल नहीं हुए कि लोन चुका पाएंगे, तो उनका पैसा डूब जाएगा, इसलिए वो उनको लोन देते समय थोड़ा हेजिटेशन फील करते हैं। देन लेस रिकवरी ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। मोस्टली देखा गया है कि जब हम एग्रीकल्चर क्रेडिट देते हैं तो सिर्फ 60% लोन ही रिकवर हो पाता है, 40% लोन रिकवर नहीं हो पाता। फिर आपका लेस क्रेडिट टू पुअर फार्मर्स। जो आपके बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं वो खुद लोन ले लेते हैं, और जो फैसिलिटी मिली होती है छोटे फार्मर्स को, स्मॉल फार्मर्स को, वो वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है। इस करके जो गरीब किसान है वो वैसे ही रह जाता है और उसको इतनी जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं हो पाती। देन है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म में क्या होता है, बहुत सारा पेपर वर्क करवाया जाता है, और इतना सारा जब पेपर वर्क करवाया जाता है तो जो किसान होता है, क्योंकि हम जानते हैं इतने पढ़े लिखे वो होते नहीं, उन्हें वो एक सिरदर्दी लगता है, उन्हें लगता है हेडेक है कि इतना सारा काम करूंगा, इससे अच्छा तो क्या करूंगा, किसी जमींदार से ही लोन ले लूंगा, इतने सारे पेपर वर्क करना पड़ेंगे। तो फिर आपका थर्ड पॉइंट आता है कॉजेज ऑफ रूरल इंडेप्टनेस, की क्यों इतने कर्जे में डूबा हुआ है आपके जो किसान है, जो रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं, वो इतने कर्जे में क्यों डूबे हुए हैं। फर्स्ट है आपका एनेस्ट्रल डेट। एनेस्ट्रल डेट क्या होता है, देखिए जो पुराने टाइम से ही चलता आ रहा है, ठीक है, पहले ग्रैंडफादर ने लिया, फिर उसका लोन फादर चुका रहा है, फिर फादर का सन चुका रहा है। तो क्या है, एनेस्ट्रल डेट है जो परंपरा चलती आ रही है कि अब तू चुका है, तू चुका है, तू चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉवर्टी। देखिए जो किसान होता है वो बहुत गरीब होता है, उसके पास तुरंत तुरंत मनी नहीं होती, उसको किसी भी चीज़ को करने के लिए क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है। इसीलिए चाहे वो 100 करे, 20 बो रहा है, या हार्वेस्टिंग तक क्या करना पड़ता है, सारे टाइम उधार ही लेना पड़ता है। इस करके वो क्या रहता है, गरीबी में ही रहता है। फिर थर्ड पॉइंट आपका इग्नोरेंस। जो आपके फार्मर्स होते हैं मोस्टली कहा जाता है कि वो इग्नोरेंट है, इलिटरेट होते हैं, तो उन्हें ये नहीं पता होता कि जो लोन है वो हमें प्रोडक्टिव टास्क के लिए लेना चाहिए, हमें अनप्रोडक्टिव वर्क के लिए नहीं लेना चाहिए। जैसे वो क्या करते हैं, अनप्रोडक्टिव वर्क के लिए भी लोन ले लेते हैं। जैसे अगर मान के चलिए कोई किसी का बर्थ हुआ है बेबी का, कोई मैरिज है, कोई डेथ है, तो वो क्या कर लेते हैं, लोन ले लेते हैं। अब जब तक प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तब तक वो लोन चुकाएंगे कैसे, इसलिए वो चुकाने में भी क्या हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। और जो अनप्रोडक्टिव लोन है वो आपके जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, इंस्टीट्यूशंस है, वो तो देते ही नहीं है। कौन देता है आपको, साहूकार वगैरह ही देते हैं, तो उनके कर्जे में वो डूबते जाते हैं। फिर आता है आपका मनी लैंडर्स। जो मनी लैंडर्स होते हैं वो इजीली प्रोवाइड कर देते हैं लोन तो इजीली प्रोवाइड कर देते हैं, बट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, फ़ायदा उठाते हैं किस चीज़ का, किसानों का, ठीक है। वो उनको लोन चुका नहीं पाते हैं, वो उनका इंटरेस्ट दे नहीं पाते और हमेशा उनके चंगुल में फंसे रहते हैं। फिर आता है आपका एक्सेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। देखिए हम जानते हैं कि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा इनकम तो कम होएगी, बट लेकिन जो प्रेशर है वो एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस करके क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर बढ़ने के कारण जो इनकम है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। खाने वाले इतने सारे होंगे, कमाने वाले कम होंगे, तो प्रॉब्लम होगी। फिर
आपका एफ जो आपका रीज़न है, फिफ्थ सिक्स रीज़न है, वो है इम्प्रूव इन लैंड। देखिए जो लैंड की इम्प्रूवमेंट के लिए उनको पैसा चाहिए होता है, जैसे ट्यूबवेल लगाना है या कोई लेवल करवाना है लैंड का, उन सब के लिए उनको क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है। और कभी कभी वो पे करने में क्या हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, जिस करके उनके ऊपर कर्जा चढ़ता जाता है। फिर है एक्सेस एक्सपेंडिचर। फार्मर्स बहुत बार ऐसे करते हैं कि वो ये तो ध्यान रखते हैं उनकी इनकम कितने, पर खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे मैरिज पे खर्चा कर दिया, बर्थ पे खर्चा कर दिया, किसी के बेबी हुआ तो खर्चा कर दिया, इधर उधर मिलने के लिए जाते हैं तो खर्चा कर देते हैं। तो क्या होता है, उनके खर्चे ज़्यादा होते हैं और उनकी अर्निंग इतनी होती नहीं है, जिससे क्या होता है वो कर्जा लेते हैं। फिर आपका अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन, जो अगर बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए या कभी बिल्कुल बारिश ना हो, तो इसकी वजह, दोनों की वजह से क्या होती है, जो उनकी क्रॉप है वो ख़राब हो जाती है, और क्रॉप होने की वजह से क्या हो जाता है कि वो अपना कर्जा चुका नहीं पाते। फिर है सब डिवीजन ऑफ होल्डिंग। सब डिवीजन ऑफ होल्डिंग का मतलब क्या है कि जो आपके फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स है, उनके पास जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत कम होती है। एक तो पहले ही कम होती है और ऊपर से सब डिवाइडेड होती है और छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है। तो इसलिए कहता है अगर हम स्मॉल लैंड पे काम करते हैं तो वो अनइकोनॉमिकल होता है, जबकि हम लार्ज लैंड पे एक साथ काम करें, एक साथ पानी दिया जाएगा, एक साथ सारे बीज लग जाएंगे, तो वो इकोनॉमिकल होता है। बट क्योंकि सब डिविजनल ऑफ होल्डिंग है, छोटे छोटे लैंड है, तो क्या है, वो सब कुछ अनइकोनॉमिकल है, और इसीलिए जो फार्मर्स है उनके पास इतनी अर्निंग होती नहीं है, और वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं। फिर अब बर्डन ऑफ लैंड रेवेन्यू। जो फार्मर्स होते हैं उनको लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर कर्जा हो जाता है। फिर है आपका लियोर ऑफ फॉरेन लैंड। इसमें क्या है कि जो आपके फार्मर्स के बच्चे होते हैं उन्हें बाहर जाने का बहुत शौक होता है, और जो फार्मर्स होते हैं वो लोन लेते भी हैं ताकि वो अपने चिल्ड्रन को क्या कर सकें, बच्चों को क्या कर सकें, बाहर भेज सकें। और फिर जब एक टाइम बाद ऐसा होता है कि कभी कभी कि वो लोन जो उन्होंने लिया है वो उसे चुका नहीं पाते और फिर वो कर्जे में डूबते रहते हैं, या फिर इंटरेस्ट रेट इतना हाई होता है कि वो उतना पे कर ही नहीं पाते। फिर आपका अनसर्टेनिटी ऑफ मानसून। मानसून का नहीं पता होता कि कब बारिश आएगी और कब आपकी फसल सही होएगी, क्योंकि जो अब भी जो हमारे भारत में खेती होती है, एग्रीकल्चर होता है, वो मोस्टली किस पे डिपेंड है, रेनफॉल पे डिपेंड है। तो जब अनसर्टेनिटी होती है तो नहीं पता चलता कि फसल अच्छी होगी या नहीं होगी। देन है डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें जो किसान होते हैं वो अपना जो प्रोडक्ट है वो आगे सेल कर सकते हैं, क्रॉप जो है वो मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो उसमें डिफेक्ट्स होते हैं। क्या डिफेक्ट है उसमें? उसमें डिफेक्ट है कि आपका मिडल मैन होता है, ट्रेडर्स होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं, जो किसानों से तो सस्ते में ले लेते हैं बट आगे जाके महंगे पे उसको बेच देते हैं, और किसानों को वो पूरा प्रॉफिट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या है, किसानों के जो कंडीशन है वो इम्प्रूव नहीं हो पाते। फिर है मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रूरल इंटेक्टनेस। इसको दूर कैसे कर सकते हैं हम? फर्स्ट है राइट ऑफ ओल्ड डेट। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि जो पुराना डेट है, जो ओल्ड टाइम से चलता आ रहा है, उसको आप क्या कर दें, रिटर्न ऑफ कर दे, कि बस और पे नहीं करना, और कोशिश करें कि जो मनी लैंडर्स हैं उनके चंगुल से छुड़ाया जा सके, किसको, किसानों को। ठीक है, जब लोन माफ़ कर देंगे पुराना तो वो दादाओं परदादाओं का लोन अब चुकाना नहीं पड़ेगा। फिर है सेटलमेंट ऑफ डेट। जो लोन वो चुका नहीं पा रहे हैं किसान, उनका एक लमसम अमाउंट लेके क्या कर दे, सेटलमेंट कर दे कि हाँ भाई इतना पैसा दो और जो आपका लोन है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, वो किसके अंडर हो सकता है? इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंडर हो सकता है। देन आपका डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ डेट। अब क्या करना है कि जो फार्मर है, जो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कर्जा हो रहा है, उनका क्या करें, उनसे रिक्वेस्ट, दे शुड बी रिक्वेस्ट टू डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ डेट। कि क्या करें, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट करें कि जो भाई मान के चलो हमने 1 लाख का लोन लिया है, तो भाई हम 80,000 ही दे सकते हैं, 50,000 ही दे सकते हैं, उस तरह से उनकी डील करवा दी जाए। इन सब के लिए कंसिलिएशन बोर्ड जो है वो हेल्प कर सकता है। फिर है अवेयरनेस अमंग फार्मर्स के अंदर अवेयरनेस डालने की, भाई प्रोडक्टिव वर्क के लिए लोन लें, अनप्रोडक्टिव वर्क के लिए लोन ना ले, खर्चे कम करें सोशल फंक्शंस और इन सब चीज़ों पे। देन कंट्रोल ओवर द मनी लैंडर्स पे कंट्रोल रखना है कि वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ना करें। चेक करें कि कहीं वो उनके साथ चीटिंग तो नहीं करें, प्रॉपर अकाउंट बनाते हैं या नहीं, ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं। देन न्यू एजेंसी फॉर रूरल क्रेडिट। जितनी एजेंसीज हैं उनके अलावा भी एजेंसीज खोलें ताकि रूरल क्रेडिट अधिक से अधिक प्रोवाइड कर सकें। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होगी, आपके आरआरबी बैंक होगे, इनके और ब्रांचेस होंगे, ताकि वो लोन इजीली ले पाएँ और वो अपना जो है साहूकार्स वगैरह इन सब से बच सकें। अब बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। जो रूरल क्रेडिट है उसके दो सोर्सेज हैं बेटा, एक है नॉन इंस्टीट्यूशनल जिसे हम प्राइवेट इंडिविजुअल सोर्सेज कहते हैं, और एक है इंस्टीट्यूशनल। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो आपके मनी लैंडर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, ट्रेडर्स हैं,
कमीशन एजेंट्स है जो लोन तो दे देते हैं पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं। दूसरे आते हैं आपके इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जैसे आपकी गवर्नमेंट होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, कमर्शियल बैंक हो गया, आरआरबी हो गया, आरबीआई हो गया। ये सब क्या करते हैं, गवर्नमेंट के अंदर चलते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते कौन से। वो सोर्सेज जो रूरल क्रेडिट तो अवेलेबल करवाते हैं बट लेकिन कोई फॉर्मल रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, ठीक है, और वो कोई आपके कंट्रोल में नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी नहीं है, कोई आपकी कंट्री की कोई पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ लोन देते हैं और क्या चार्ज करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। प्रोडक्टिव वर्क के लिए भी दे देंगे, नॉन प्रोडक्टिव के लिए भी दे देंगे, मतलब एग्रीकल्चर के लिए भी दे देंगे, मैरिज वगैरह के लिए भी दे देंगे। फर्स्ट होता है आपका मनी लैंडर, ठीक है, वो एक पर्सन होता है जो क्या करता है, लोन प्रोवाइड कर देता है एग्रीकल्चरिस्ट को विद और विदाउट सिक्योरिटी, बट लेकिन लेता क्या है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉन प्रोफेशनल मनी लैंडर्स और एक प्रोफेशनल मनी लैंडर्स। नॉन प्रोफेशनल होता है उसका साइड बिजनेस होता है कि आ गया कोई मांगने तो दे दिया, ठीक है, जैसे आपके लैंडलॉर्ड हो गए, ट्रेडर्स हो गए, जमींदार हो गए। और प्रोफेशनल और मनी लैंडर्स क्या होते हैं, जिनका काम ये लोन देना, बिजनेस है उनका, ये प्रोफेशन है। ये जो मनी लैंडर्स होते हैं इन्हें हम साहूकार्स वगैरह कहते हैं। दे प्रोवाइड लोन विदाउट सिक्योरिटी बट चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मैनिपुलेट भी करते हैं अकाउंट को। मैनिपुलेट करना मतलब बताते हैं कि हाँ इतना नहीं इतना लोन ले रहा है, इतना नहीं इतना लोन लिया था और इतना कर्जा हो गया। फिर आता है आपके ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट, जो क्या करते हैं, आप फार्मर्स को प्रोडक्टिव पर्पसेस, सिर्फ ये प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए क्या करते हैं, लोन दे देते हैं और कहते हैं कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चार्ज करते हैं पर साथ साथ में फोर्स करते हैं फार्मर्स को कि जो उनकी जो उन्होंने प्रोडक्शन किया है, क्रॉप्स बनाई है, वो उन्हें ही सेल करेंगे, वो भी लो प्राइस पे, हाई प्राइस पे नहीं, लो प्राइस पे, और कमीशन भी हाई चार्ज करते हैं। देन आपका लैंडलॉर्ड्स एंड अदर्स, तो जो स्मॉल और मीडियम फार्मर्स होते हैं वो ज़्यादातर लैंडलॉर्ड्स पे डिपेंड रहते होते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि हाई रेट के साथ साथ उनके चीट भी करते हैं और जो है उनके फ़ायदा भी उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। जो लैंडलेस लेबर्स होते हैं वो बाउंड होते हैं टू बिकम लेबर, कि भाई वो काम तो उनके लिए करते हैं बट लेकिन जो है उनकी खुद की तो लैंड होता नहीं है, और वो क्या करते हैं, लेबर जो उनके चंगुल में फंसे रहते हैं और लाइफ टाइम तक उनके खेतों में काम करते रहते हैं। फिर आते हैं आपके रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, जिनसे फार्मर जनरली लोन ले लेते हैं, अपने रिलेटिव से ले लेते हैं और कोशिश करते हैं कि जो उनका फाइनेंशियल क्राइसिस आए कुछ टाइम के लिए वो पे कर दें, बट इसमें कोई उनको इंटरेस्ट पे करना नहीं पड़ता। अब बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की, जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन मानते हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल अथॉरिटी के अंडर होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। पहला कौन सा है आपका, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करती है फार्मर्स को, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। ये लोन दिए किस लिए जाते हैं, ये आपको प्रोडक्टिव पर्पस के लिए जाते हैं। बहुत फेमस भी होते हैं और इनमें जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो बहुत लो होती है, ठीक है, बट ये सिर्फ किसके लिए दिए जाते हैं, ये सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पस के लिए दिए जाते हैं, नॉन प्रोडक्टिव के लिए प्रोवाइड नहीं होते। देन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। किसके लिए, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में क्या करते हैं कि कुछ लोग मिलकर किसानों को लोन वगैरह प्रोवाइड करवा देते हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी बहुत कम होता है इसमें, और इनका जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है कि जो आपके पुअर फार्मर्स हैं उनकी हेल्प करना। नेक्स्ट है आपका कमर्शियल बैंक, ये तो आप जानते हैं जो नॉर्मली आपके एसबीआई, ये सारे कमर्शियल बैंक है। These banks are providing financial support to farmers directly and indirectly, दोनों तरीके से प्रोवाइड करवाते हैं। जितने भी नेशनलाइजेशन होने के बाद 1969 में हुआ है, तो उसके बाद जितने भी आपके नेशनल बैंक है वो क्या करते हैं, रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं। देन है रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी। जो आरआरबी है ये आपके नाबार्ड के अंडर होते हैं, और ये क्या करते हैं, स्पेशली बनाए ही किसके लिए गए हैं, स्पेशली बनाए गए हैं रूरल एरियाज को लोन प्रोवाइड करवाने के लिए। फिर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये आपका नाबार्ड बैंक है, ठीक है, 1982 में स्टेबलाइज हुआ था। इसका जो मेन काम है वो यही है कि क्या प्रोवाइड करवाना, एग्रीकल्चर प्रोवाइड करवाना, एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड कराना, रूरल डेवलपमेंट करना। नाबार्ड के अंदर ही आपका आरआरबी आता है, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आते हैं, और ये बहुत सारी रिसर्च को भी प्रमोट करता है ताकि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट किया जा सके। फिर आते हैं आपके एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, जिनका मेन काम क्या होता है, मेन काम यही है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको लोन प्रोवाइड किया जाए, लैंड डेवलपमेंट की बात की जाती है इसके अंडर। दीज बैंक्स ऑफर लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू द फार्मर्स रेंजिंग बिटवीन 15 to 20 ईयर्स, तो ये लॉन्ग टर्म आप लोन देते हैं किसको, फार्मर्स को। कोऑपरेटिव बैंक्स है आपके, कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं वो आपको रूरल क्रेडिट ही अवेलेबल करवाते हैं।
देन है लोकल एरिया बैंक्स। जो लोकल एरिया बैंक्स जो रूरल एरिया के अंडर ही होते हैं, जो कि कोशिश करते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल आपके सोर्सेज हैं उनके थ्रू ही लोगों को लोन दिया जाए, ताकि वो नॉन इंस्टीट्यूशनल के पास ना जाएं। फिर है आपका माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस में क्या होता है, इसमें जो लोग होते हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, एनजीओज वगैरह होती हैं, वो हेल्प कर देती है, ताकि छोटा मोटा लोन चाहिए जैसे 25,000 का हो गया, 50,000 का हो गया, वो अवेलेबल करवा देती है, ताकि जो लोग हैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। दिस हेल्प टू फुलफिल द शॉर्ट टर्म एंड इमीडिएट क्रेडिट नीड्स ऑफ द पीपल। थोड़े टाइम के लिए चाहिए, छोटी छोटी आपकी कोई नीड है वो प्रोवाइड करवा देती है। ये जो आपका माइक्रो फाइनेंस है, ये भी किसने आपका इनिशिएट किया था, नाबार्ड ने, ताकि लोगों को छोटे मोटे लोन के लिए बैंकों में जाना ना पड़े। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, ये जो क्रेडिट कार्ड स्कीम है ये आपकी 1988 और 99 में स्टार्ट की गई थी। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो एलिजिबल आपके किसान होते हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है, ठीक है। जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम दे दी जाती है उसके अंदर आपको क्या दे देते थे, पासबुक दी जाती है। तो जिन लोगों के पास ये पासबुक होती है उन किसानों को जल्दी से जल्दी क्या मिल जाता है, लोन मिल जाता है। पर किसके लिए मिलता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए, ठीक है। उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करनी पड़ती, जो हमने पढ़ा था ना रैट टैपिज्म, वो नहीं करना पड़ता। आप ट्राई करते हैं और आपको ईजिली लोन प्रोवाइड हो जाता है। अब इसके बाद बेटा बात आती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग की। उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो और आप इससे अपने पेपर की तैयारी कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।